हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ्स फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपना मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर, रिलेशन एंड फंक्शन। तो उसकी पहली क्लास है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं वीडियो के बारे में सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और अप टू एडवांस लेवल जाएंगे। बहुत ईजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा, अपना बेस्ट दूंगा। और दूसरा, कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम PYQ प्रीवियस क्वेश्चन भी डिस्कस करते चलेंगे कि इस कॉन्सेप्ट पे इस तरह से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में फ्रेम हुआ था। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है ऑर्डर्ड पेयर। कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। देखो, रिलेशन समझने से पहले हमें एक हायरार्की को समझना होगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। हमें सबसे पहले समझना होगा कि हमारा ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। किसको समझना होगा सबसे पहले कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे पहली बेसिक टर्म है जो रिक्वायर्ड है हमारे लिए, वो है हमारा ऑर्डर्ड पेयर। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पर हमारे पास आएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या आएगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट। उसके बाद थर्ड नंबर पर हमारे पास आएगा रिलेशन। तो अगर हम रिलेशन को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें ऑर्डर्ड पेयर समझना होगा, सबसे पहले हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट समझना होगा, सबसे पहले हमें उसके बाद रिलेशन समझना होगा। जब हमें रिलेशन समझ में आ जाएगा तो बस हम एक स्टेप दूर होंगे फंक्शन समझने से। ठीक है, तो वन बाय वन इस हायरार्की को याद कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या रहने वाला है? ऑर्डर्ड पेयर। तो क्या होता है ऑर्डर्ड पेयर? देखो, हम लोग सब लोग परिचित हैं ऑर्डर्ड पेयर से। क्लास 10th में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते थे, जहां पर x, y एब्सिस और ऑर्डिनेट ऐसे करके हम अपने पॉइंट को रिप्रेजेंट करते थे, है ना? आप सब लोग जानते हैं। बस, तो वहीं से हमारे पास निकल के आता है ऑर्डर्ड पेयर। अब देखो, ऑर्डर्ड पेयर है क्या? अ पेयर ऑफ एलिमेंट लिस्टेड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर written as a comma b where a belongs to a set a and b belongs to a set b। तो क्या है हमारा ऑर्डर्ड पेयर? ऑर्डर्ड पेयर कुछ नहीं है, बस अ पेयर ऑफ एलिमेंट लिस्टेड इन स्पेसिफिक ऑर्डर। देखो, इस वर्ड को मैं यहाँ पर बॉक्स में डाल देता हूँ कि स्पेसिफिक ऑर्डर कहने का क्या मतलब है। बहुत सिंपल है। हम चलते हैं अपनी क्लास 10th की तरफ। और हमने क्लास 10th में देखा था, जैसे कोई भी हमारे पास पॉइंट था, लेट सपोज हम यहाँ पर पॉइंट ए डिनोट कर रहे हैं, और पॉइंट ए जो है उसके जो हम कोऑर्डिनेट लेकर चल रहे हैं वो लेकर चल रहे हैं, मान लेते हैं 1,4। ठीक है, तो ये हमने पॉइंट ए लिया। अब जो हमने पॉइंट ए लिया 1,4, अगर हम इसको कार्टेशियन प्लेन में अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में प्लॉट करना चाहें तो ये है हमारा एक्स एक्सिस और बच्चे ये है हमारा वाई एक्सिस। ठीक है, तो 1 आएगा कहीं, मान लेते हैं यहाँ पर हमारा 1 है, और यहाँ पर कहीं मान लेते हैं 4 है। तो पॉइंट ए आएगा कहीं यहाँ पर, ये हुआ हमारा पॉइंट ए। ठीक है, अब जो ये हमारा 1,4 था, अगर मैं इसका ऑर्डर चेंज कर देता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं इसका ऑर्डर चेंज कर देता हूँ, तो एक नया बी हमें मिल जाएगा। ऑर्डर चेंज करने पे 4,1 होगा। अब मैं अगर 4,1 को लोकेट करना चाहूँ तो 4,1 कहाँ होगा? यानी कि हमें एक्स एक्सिस पे 4 चलना है और वाई एक्सिस पे 1 चलना है। तो ये वाला जो हमारा पॉइंट आया, ये आया 4,1 बी पॉइंट, और ये जो हमारा पॉइंट था ये हमारा था ए पॉइंट। तो इसको कहेंगे हम 1,4। अब देखो हुआ क्या, जो हमारे पास ऑर्डर गिवन था, अगर हमने उसके ऑर्डर को ट्विस्ट किया, हमने 1,4 का ऑर्डर चेंज किया 4,1, तो उससे हमें क्या मिला? एक डिफरेंट पोजीशन मिली, एक डिफरेंट ऑर्डर पेयर मिला। ठीक है, तो बस इसीलिए यहाँ पे ये वर्ड इंपॉर्टेंट है कि ऑर्डर पेयर क्या है? अ पेयर ऑफ एलिमेंट। एक पेयर है एलिमेंट का दैट इज लिस्टेड इन स्पेसिफिक ऑर्डर, जहां पर उसका ऑर्डर मैटर करता है। स्पेसिफिक ऑर्डर को हमने हाईलाइट किया। स्पेसिफिक ऑर्डर का एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको बताया कि वो क्या कहना चाहता है इस टर्म स्पेसिफिक ऑर्डर से। देखो, जैसे ये हमारे पास 1,4 था, हमने इसका ऑर्डर चेंज किया, इसको 4,1 किया, तो हम क्लियरली देख पा रहे हैं 1,4 एक अलग पोजीशन है, 4,1 एक अलग पोजीशन है। तो बस यही है हमारी डेफिनेशन ऑर्डर्ड पेयर की। तो ऑर्डर्ड पेयर नाम में है पेयर, ठीक है, तो वही लिखा हमने, पेयर ऑफ एलिमेंट है। जब तक हम बोलते हैं पेयर ऑफ एलिमेंट, तब तक वो ऑर्डर्ड पेयर नहीं है। वी नीड टू मेंशन लिस्टेड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। क्लियर? तो जहां पर ए कोमा बी, इस तरह से इसको लिखते हैं ऑर्डर्ड पेयर को, ए कोमा बी। पढ़ने का जो सही तरीका होता है बच्चे, जो सही प्रोनाउंसिएशन होता है वो होता है हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर ए बी। ठीक है, जहां पर ए जो है वो बिलोंग्स टू किसी सेट ए होगा, जो बी है बिलोंग्स टू किसी अनदर सेट बी होगा। अब देखो, ए इज कॉल्ड द फर्स्ट एलिमेंट। अच्छा, यहाँ पर ये स्मॉल ए आएगा, ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिए। ये जो है आपका कैपिटल नहीं होगा, ये स्मॉल में होगा।
क्योंकि हम एलिमेंट की बात कर रहे हैं ना, तो कैपिटल तो सेट को दिखाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो ये आपका स्मॉल ए है, A is called the first element and small b is called the second element। ठीक है, तो जो हमने ये ऑर्डर पेयर लिखा था ये, तो यहाँ पर इस A को बोलते हैं, ये है हमारा फर्स्ट एलिमेंट, और जो ये B है इसको बोलते हैं सेकंड एलिमेंट। क्या बोलते हैं इसको? सेकंड एलिमेंट। ठीक है, चलो अब यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद हमने मेंशन किया इम्पोर्टेंट A कोमा बी। देखो हम पढ़ते ऐसे ही है कि ऑर्डर पेयर सही तरीका तो यही है ऑर्डर पेयर ए बी, बट हम इन जनरल लैंग्वेज ऐसे पढ़ते हैं। मैंने आपसे कहा था कि मैं हमेशा आपको कोशिश करूंगा उसी तरीके से समझाने की जिस तरीके से आप समझते हैं एकदम इजी में। तो हम यही कहेंगे ए कोमा बी जो है वो बी कोमा ए के इक्वल नहीं होता इन जनरल। अच्छा देखो, इन जनरल जो हमने ये बात कही है इसका अपना एक मीनिंग है। ये बात तो हमें क्लियर हुई कि ए कोमा बी जो है बी कोमा ए के इक्वल नहीं होता, इसलिए इसमें ऑर्डर मैटर करता है। बट इन जनरल ऐसा हो भी सकता है जिस केस में ए कोमा बी कोमा ए के इक्वल हो जाए। बताओ कब हो सकता है ऐसा? बहुत बढ़िया। तो जब हम इस तरह का ऑर्डर पेयर लेंगे, एग्जांपल में मान लेते हैं 1 1, मान लेते हैं 2 2, मान लेते हैं -3 -3, तो इस केस में क्या होगा, जब आप उसके फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट को चेंज भी कर दोगे तब भी जो आपको ऑर्डर पेयर मिलेगा वो सेम ही मिलेगा। तो इसलिए ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा ही ए कोमा बी कोमा ए के इक्वल नहीं होता, इसलिए हमने कहा ए कोमा बी इज नॉट इक्वल टू बी कोमा ए इन जनरल। ठीक है, क्लियर भाई? तो ये थी हमारी ऑर्डर पेयर के रिगार्डिंग जो भी हमें जानना था कि ऑर्डर पेयर क्या होता है। तो इन शॉर्ट मैं आपको बताऊं, ऑर्डर पेयर एक पेयर ऑफ एलिमेंट है जिसको हम स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखते हैं। लिखने का तरीका क्या होता है? रिटेन एज ए कोमा बी, जहां पर ए जो है किसी सेट ए से आएगा और जो सेकंड एलिमेंट है वो सेकंड सेट बी से आएगा। ठीक है, ए इज कॉल्ड द फर्स्ट एलिमेंट। ऑर्डर पेयर के पहले एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट कहते हैं, सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट कहते हैं। उसके बाद इन जनरल ए भी जो है वो बी के इक्वल नहीं होता। ओके, चलो अब हमने ऑर्डर पेयर क्लियर कर दिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट समझने कि भाई कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। अच्छा, उससे पहले हमारे पास है इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। तो जैसा मैंने आपको बताया कि 2 ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल। अगर 2 ऑर्डर्ड पेयर हमें इक्वल दिए गए हैं, इफ एंड ओनली फॉर जब भी होंगे जब देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, जब उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। यानी कि 2 ऑर्डर्ड पेयर को हम इक्वल जब भी कहते हैं जब उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट यानी कि यहाँ से समझते हैं। देखो यहाँ पर हमने 2 ऑर्डर्ड पेयर को इक्वल लिया कि ए बी जो है वो ऑर्डर्ड पेयर सी डी के इक्वल है। तो ऐसा जब भी होगा इफ एंड ओनली देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, यानी कि पहले ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट इज इक्वल टू दूसरे ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट, इसलिए हमने लिखा ए इज इक्वल टू सी। एंड दूसरे ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट और पहले ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट बी इज इक्वल टू डी। ठीक है, क्लियर है? तो इसको मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ कि 2 ऑर्डर पेयर इक्वल होंगे जब ही इक्वल होंगे जब उनके कॉरेस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट्स इक्वल होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग सेकंड एलिमेंट्स इक्वल होंगे, और ये बात वाइस वर्सा ट्रू है। यानी कि अगर हम बोले कि 2 ऐसे ऑर्डर पेयर हैं जिनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हैं तो हम कह देंगे वो दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल हैं। अगर हम कहते हैं 2 ऑर्डर पेयर इक्वल हैं तो उन दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी कैसे होंगे बच्चे? इक्वल होंगे। एग्जाम्पल के समझते हैं, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल इस पे हम इस तरह का बना लेते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हमने x लिखा और यहाँ पर लिख देते हैं x प्लस वाई और यहाँ पर लिख देते हैं 5। ठीक है, और दिस इज इक्वल टू, इधर हमने कर दिया इसको 10 और इधर कर देते हैं फिर x 2x प्लस वाई। ठीक है, चलो अब हमने बोला कि ये 2 ऑर्डर पेयर जो है आपस में इक्वल है। अब अगर ये ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल है तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट भी कैसे होंगे? आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ से आ जाएगा फर्स्ट एलिमेंट, इस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट उस ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा। यही तो उसने हमसे कहा। इस ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट यानी कि पहले ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट दूसरे ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट के इक्वल होगा। तो बस यहाँ से हमें x और y में 2 इक्वेशन मिल गई। अब हम बहुत इजीली x और y की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो यही मतलब होता है कि अगर इक्वालिटी ऑफ 2 ऑर्डर पेयर का, कि 2 ऑर्डर पेयर अपने आप में इक्वल हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। चलो अब नेक्स्ट समझते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। देखो मैंने आपसे कहा था ना, मैं बार बार आप लोगों को रिवाइज कराते चलूंगा। सबसे पहले हमने समझा ऑर्डर्ड पेयर क्या है। सबसे पहले हमने क्या समझा? ऑर्डर्ड पेयर क्या है। उसके बाद हमें नेक्स्ट पे समझना था कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो बस अब हम चल रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट समझने की कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? बेसिकली कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है
The Cartesian product of two sets A and B is defined as the set of all ordered pair of elements from A to B. अब देखो यहाँ पर ये लाइन यूज कर ली ना इसने ऑर्डर्ड पेयर वाली, इसलिए मैंने आप लोगों से कहा था कि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ऑर्डर्ड पेयर को समझना। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं दो सेट का, तो A क्रॉस B, जिसको हम ऐसे पढ़ते हैं, सही तरीका होता है A कार्टेशियन प्रोडक्ट B, बट इजी लैंग्वेज में हम लोग ऐसे पढ़ लेते हैं A क्रॉस B। तो A क्रॉस B का मतलब क्या होगा? A क्रॉस B होगा आपका सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर जो हम A से B तक बना सकते हैं, ठीक है। तो इसने यही लिखा था, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट A and B is defined as the set of all possible ordered pair from A to B, ठीक है। अब डिनोट कैसे करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट को? A क्रॉस B, ये सिंबल होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन करने का। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो वो होगा A क्रॉस B के अंदर A कोमा B, देखो सारे ऑर्डर्ड पेयर आने हैं, है ना। A क्रॉस B के अंदर कैसा एलिमेंट आना है? ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म का आना है। तो A कोमा B सच दैट A बिलोंग्स टू, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर कि A क्रॉस B के अंदर, मैं आपको अलग से लिख के बताऊं, तो A क्रॉस B के अंदर क्या है? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर, तो ऑर्डर्ड पेयर इसके अंदर मौजूद होंगे। अब देखो आगे कंडीशन क्या है कि कैसे ऑर्डर्ड पेयर होंगे वो, उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है आपका A, जो ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये हमेशा फर्स्ट सेट से आएगा, और जो सेकंड एलिमेंट है B, वो हमेशा सेकंड सेट से आएगा। देखो यही हमने डेफिनेशन में भी लिखा है कि A कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर क्या है? A कोमा B, इस तरह के एलिमेंट है जहां पर A बिलोंग्स टू हमारा A है और जहां पर B बिलोंग्स टू हमारा B है, ठीक है। क्लियर रहा? तो यही होता है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। चलो अब मैंने एग्जांपल ले लिया यहाँ पर कि A क्रॉस B को डिफाइन कैसे करते हैं। तो हमें दिया गया है कि A में एलिमेंट है 1 3 और B में एलिमेंट है 5 4, और हमसे पूछा गया कि A क्रॉस B बताओ क्या होता है। देखो बहुत सिंपल है, कैसे निकालते हैं? सबसे पहली बात तो इसके अंदर क्या आएंगे? ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। अब निकालेंगे कैसे? इसका फर्स्ट एलिमेंट पकड़ लो और इसके फर्स्ट एलिमेंट को सबके साथ एसोसिएट कर दो B के साथ, तो 1 5 1 4 हो गए। अब पहले सेट का दूसरा एलिमेंट 3 पकड़ लो, अब 3 को एसोसिएट कर दो, 3 5 और 3 4, बस यही पॉसिबल ऑर्डर पेयर है। डेफिनेशन को भी क्रॉस चेक कर सकते हैं, हर एक ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से है, हर एक ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से है। तो एक कार्टेशियन प्रोडक्ट भी लिखने का तरीका हमारे पास यही होता है। फिर नेक्स्ट में हमने अच्छा एक और एग्जांपल लिया है, चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास ABC गिवन है और B में XY एलिमेंट गिवन है, हमसे कहा गया A क्रॉस B फाइंड करके बताओ। तो देखो A क्रॉस B क्या है? बहुत सिंपल है। A क्रॉस B को कैसे फाइंड करेंगे? जैसा मैंने आपको बताया था, फर्स्ट एलिमेंट पिक कर लो, फर्स्ट एलिमेंट A है, अब A को सबके साथ पेयर बना दो B में, A X A Y। अब सेकंड एलिमेंट लो B X B Y। अब थर्ड ले लो C X और C Y, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या किया? ऑर्डर्ड पेयर A क्रॉस B डिफाइन, कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B डिफाइन किया, जिसके अंदर हमने सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर को यहाँ पर लिख लिया है, ठीक है। तो यही होता है हमारा AX AY BX BY CX CY। अब मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से कि जैसे हमने यहाँ पर A कार्टेशियन प्रोडक्ट B डिफाइन किया, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि बच्चे B कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्या होगा, तो आप मुझे बता सकते हो क्या होगा B का कार्टेशियन प्रोडक्ट A के साथ? तो बहुत सिंपल है। अब क्या होगा, मैंने आपसे कहा था कि इसमें जो है A B इस तरह के ऑर्डर पेयर होते हैं, लेकिन A पहला एलिमेंट पहले सेट से, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से। अब यहाँ पर हमने सेट को चेंज कर दिया, B क्रॉस A कर दिया, तो अब एलिमेंट कैसे आएंगे? पहला एलिमेंट सेट B से आएगा, तो अब हम सेट B से काम करेंगे। तो ये हो जाएगा 5 1 और फिर हो जाएगा आपका 5 3, फिर दूसरे बात 4 1 और 4 3। ये बात क्लियर हुई कि B क्रॉस A को हमने ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन में जाएं तो हमने कहा था कि जो ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट है वो पहले सेट से आना चाहिए, ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट जो है वो सेकंड सेट से आना चाहिए। और यहाँ पर सेट A, फर्स्ट सेट था A और सेकंड सेट था B, लेकिन अगर हम इसको चेंज कर दें तो B क्रॉस A फाइंड करना चाहें तो अब पहला एलिमेंट आना चाहिए B से, तो इसलिए हमने पहले B का लिया, उसको A के साथ पेयर कराया, फिर सेकंड एलिमेंट लिया, उसको पेयर कराया। इसी तरीके से अगर आप लोग देखें, मैं यहाँ पर B क्रॉस A फाइंड करना चाहूँ,
तो बी क्रॉस ए क्या होगा, बहुत सिंपल है, एक्स कोमा ए, एक्स कोमा बी, एक्स कोमा सी, उसके बाद आपका आ जाएगा वाई कोमा ए, वाई कोमा बी और वाई कोमा सी। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास बच्चे बी क्रॉस ए। अब देखो बहुत सिंपल सी बात है, आप बहुत क्लियरली ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि जो ए क्रॉस बी है वो बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं है। इसलिए हमने सबसे पहले जब सीखा था ऑर्डर पेयर में, तो हमने उसको भी कहा था कि इन जनरल जो है ए क्रॉस ऑर्डर पेयर ए भी जो है वो बी ए के इक्वल नहीं होता। अब जो हमने ये 1-5 है, ये 5-1 के इक्वल नहीं है, ये बात हम बहुत क्लियरली जानते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि ए क्रॉस बी जो है वो बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं आया। अगर हम इसको कहें तो ये भी इन जनरल ही होता है। ठीक है, लेकिन इस वाले रिजल्ट में यहाँ पर हमारा ट्रू है इन जनरल, इसलिए कि एक केस ऐसा बन सकता है जहां पर ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल आ जाएगा। वो केस कब होगा, सोच के बताओ, सोचो सोचो। हाँ, बहुत सही आप लोगों ने सोचा, वो केस होगा जब हम ए क्रॉस ए ही ले लेंगे, है ना, दोनों सेट जो है हम सेम सेट ले लेंगे। ठीक है, इक्वल सेट ले लेंगे। चलिए, तो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर भी क्लियर है कि ए क्रॉस बी जो है इट इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ये हुआ हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे। कार्टेशियन प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इनको देख लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी हमसे कहती है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी एंड बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए नीड नॉट टू बी इक्वल। अब इसको याद करने की जरूरत है ही नहीं, मैं मैक्सिमम टाइम कोशिश करूंगा कि आप लोगों को ना प्रॉपर्टीज याद ना करनी पड़े, आप लोग रिलेट कर पाओ। जैसे अब हमें ये बात क्लियर है कि जो हमारा ए क्रॉस बी है वो बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता इन जनरल, क्योंकि ए क्रॉस बी में पहला एलिमेंट ए से आता है और बी क्रॉस ए में पहला एलिमेंट बी से आता है, और ऑर्डर पेयर ए बी बी ए के इक्वल नहीं होता इन जनरल। सब चीजें आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी आई ए क्रॉस बी बी, अच्छा अगर ये ए क्रॉस बी क्रॉस ए के नीड नॉट टू बी इक्वल, अगर ये इसके इक्वल नहीं होता, ऐसा जरूरी नहीं है, तो फिर अगली कंडीशन है कि भाई कब हो सकता है, तो हमने वही लिखा कि ए क्रॉस बी जो है बी क्रॉस ए के इक्वल होगा ओनली व्हेन ए इक्वल टू बी, यानी कि दोनों के दोनों सेट कैसे होंगे, इक्वल सेट होंगे, है ना। हम लोगों ने सेट में पढ़ा था इक्वल सेट क्या होते हैं, तो इक्वल सेट होते हैं जिनमें सेम नंबर और सेम एलिमेंट होते हैं। इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं, जिसमें सिर्फ सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं। ठीक है, चलो अब ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये कहता है एन ऑफ ए क्रॉस बी। इस नोटेशन को आप सेट से जानते होंगे, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट आते हैं, दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। चलो इसको वेरीफाई करने चलते हैं। यहाँ पर हमने लिखा ए में बताओ कितने एलिमेंट हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 3, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी 2। हमसे उसने कहा कि अगर हमें ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के एलिमेंट बताने हों तो उसमें कितने एलिमेंट होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने हैं 3, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितने हैं 2, तो 3 इंटू 2 6। अब काउंट करके देखो ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6। इसी तरह से बी क्रॉस ए में भी कितने होंगे, 6 ही एलिमेंट होंगे। ठीक है, इसी को अगर हम एग्जाम्पल 1 पे लगाएं तो यहाँ पर ए में कितने एलिमेंट है बच्चे, 2 एलिमेंट है, बी में कितने एलिमेंट हैं, बी में भी 2 एलिमेंट है, तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में कितने एलिमेंट होंगे, 2 इंटू 2 यानी कि 4। ठीक है, अब ये कंफ्यूज मत हो जाना, ये क्रॉस लगा हुआ है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, देखो सिंबल सेम है यहाँ और यहाँ, फर्क क्या है, यहाँ दो सेट के बीच में रिप्रेजेंट किया है तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, यहाँ दो नंबर के रियल नंबर के बीच में मैंने यूज किया है तो इट्स जस्ट अ अरिथमेटिक ऑपरेशन। ये हमारा सिर्फ एक अरिथमेटिक ऑपरेशन है और वो भी मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, प्रॉपर्टी क्लियर है। चलो अब यहाँ पर लिखा है कि अगर बी सी का सबसेट होता है देन ए क्रॉस बी भी ए क्रॉस सी का सबसेट होगा। बहुत ऑब्वियस सी बात है, हम एग्जांपल के थ्रू इसको वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट में एक और बहुत छोटी और बेसिक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये आती है कि इफ आइदर ए एंड बी इज एम्प्टी सेट, अगर मान लो हमारे पास जो सेट हम ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी निकाल रहे हैं उसमें से कोई भी एक सेट जो है वो हमारा एम्प्टी सेट है, तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एम्प्टी सेट ही होगा। क्योंकि आप देखो अगर हमने मान लेते हैं ए में एलिमेंट लिए 1 2 और बी हमने ले लिया एम्प्टी सेट, है ना, ये नोटेशन होती है एम्प्टी सेट की। अब आप ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी करने जाओगे
तो इसके अंदर आने चाहिए ऑर्डर्ड पेयर। तो आप यहाँ से वन तो पिक कर लोगे, बट इसको किसके साथ पेयर बनाओगे, और जब तक ऑर्डर्ड पेयर आएगा नहीं तब तक बात बनेगी नहीं। तो इसलिए ए कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, एम्प्टी सेट हो जाएगा बच्चे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब चलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, बहुत सिंपल है। ये कहता है डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन। जैसे यहाँ पर हमें गिवन था ए कार्टेशियन प्रोडक्ट विद बी यूनियन सी, तो यहाँ पर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ओवर द यूनियन। देखो यही लिखने का तरीका होता है डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन, यानी कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसको हम यूनियन पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। करने का तरीका बहुत सिंपल है, मैं हमेशा क्लास में ऐसे ही पढ़ाता हूँ कि ए क्रॉस आपको बी यूनियन सी पे करना है। तो बहुत सिंपल तरीका होता है, ये जो ए क्रॉस है इसको पहले बी के साथ ले जाओ, फिर जो ये ए क्रॉस है इसको सी के साथ ले जाओ। अब दोनों के बीच में यूनियन था तो यूनियन लगा दो, बस इस तरह से हम ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी फाइंड कर लेते हैं। अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव करें, मतलब जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसको इंटरसेक्शन पे डिस्ट्रीब्यूट करें, तो भी सेम होगा, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन विद ए क्रॉस सी। डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर डिफरेंस, अगर ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी माइनस सी निकालें तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी माइनस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी। ठीक है, तो ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव इन नेचर ओवर द यूनियन, ओवर द इंटरसेक्शन एंड ओवर द डिफरेंस। क्लियर, बहुत बढ़िया। चलिए, अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया रिलेशन की शुरुआत तो हुई थी बट अभी तक रिलेशन जिक्र में नहीं आया, अब जाके आपका रिलेशन जिक्र में आया है स्लाइड नंबर 11 पे, ऐसा क्यों? तो यही था, याद करो मैंने आपसे कहा था रिलेशन पढ़ने से पहले मैं एक बार आपको फिर से वो हायरार्की याद दिला देता हूँ। मैंने क्या कहा था, रिलेशन पढ़ने से पहले सबसे पहले ऑर्डर्ड पेयर समझना होगा, उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट समझना होगा, उसके बाद बस हम एक स्टेप दूर हैं अब रिलेशन समझने से। एक बार मैं फिर से रिकॉल करा दूं इन टर्म्स को हमें क्यों जानना था, क्योंकि जब हमने ऑर्डर्ड पेयर पढ़ा तो हमने कहा ऑर्डर्ड पेयर क्या है, अ पेयर ऑफ एलिमेंट लिस्टेड इन स्पेसिफिक ऑर्डर। ठीक है, ए कोमा बी टाइप का। जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने गए ए क्रॉस बी, तो उसमें आया ए क्रॉस बी क्या होता है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल्स ऑर्डर्ड पेयर। यही डेफिनेशन थी कार्टेशियन प्रोडक्ट की, क्या थी, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर। और अगर हमें ऑर्डर पेयर ही नहीं पता होगा तो क्या बात हमारी उसका डेफिनेशन का। ठीक है, चलो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट समझा, अब हम पहुंचे रिलेशन पे। देखो रिलेशन क्या कहता है कि ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट, ए और बी कोई दो नॉन एम्प्टी सेट है, a relation from a set A to set B is any subset of A cross B। ये इंपॉर्टेंट है, रिलेशन क्या है, एनी सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। अगेन मैं बोलता हूं कि अगर हम एक रिलेशन डिफाइन करते हैं ए टू बी, तो रिलेशन क्या होगा, एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब अगर मान लो आपको ए क्रॉस बी ही नहीं पता होगा तो रिलेशन कैसे पढ़ोगे? तो इसलिए बच्चे ये हायरार्की है। देखो जब भी मैं क्लास में शेयर करता हूँ हमेशा यही कहता हूँ कि आप जब भी डेफिनेशन को पढ़ो, जब भी कॉन्सेप्ट को पढ़ो, तो हल्का सा स्लो पढ़ो, बहुत जल्दी नहीं है। क्योंकि एक बार अगर आप फाउंडेशन को मजबूती के साथ तैयार कर लोगे ना, अपनी थ्योरी को मजबूती के साथ बना लोगे बच्चे, तो विश्वास मानो आपको बार बार तकलीफ नहीं होगी। अब मान लो आप जल्दबाजी में, कई बार मैं देखता हूँ सीधा रिलेशन से हम लोग शुरू कर देते हैं, मान लो मैं शुरू कर देता हूँ, टीचर शुरू कर दे, तो अब बच्चे के पास कार्टेशियन प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑर्डर पेयर टर्म यूज है उसकी नॉलेज नहीं है, तो हम कैसे उसको कनेक्ट करेंगे? तो इसीलिए सबसे पहले ऑर्डर पेयर समझो, फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट समझो, अब रिलेशन पे समझते हैं। रिलेशन कहता है एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो जैसे हमने मान लेते हैं एक एग्जांपल लिया ए, जिसमें हमने लिया 1, 2, 3, हमने एक सेट लिया बी जिसमें हमने एलिमेंट ले लेते हैं ए बी। अब हमें यहाँ पर ए क्रॉस बी लिखना बहुत अच्छे से आता है, चलो लिख लेते हैं एक बार ए क्रॉस बी। क्या होता है, पहला एलिमेंट ए का लो, उसको पेयर बना दो बी के एलिमेंट के साथ, तो 1A 1B। फिर दूसरा एलिमेंट लो 2A 2B, फिर तीसरा एलिमेंट लो 3A 3B। ठीक है, ये हमने ए क्रॉस बी लिखा। अब ये अपना आप में क्या एक सेट है, क्योंकि हमने क्या कहा था ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी को सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर। अब सेट है तो इसका सबसेट लिख सकते हैं। अब सबसेट होगा क्या, यानी कि हम इसके कुछ एलिमेंट, अब देखो सबसेट होता क्या है, हमने सेट में पढ़ा था कि सेट के कुछ एलिमेंट्स को लेकर हम एक नया सेट बना देते हैं। यानी कि मान लेते एक बड़ा सेट है, एक सेट ए है, इसके कुछ एलिमेंट पिक करके हमने एक दूसरा सेट बना दिया, तो इस दूसरे बनने वाले छोटे सेट को बोलते हैं कि ये उसका सबसेट है। क्लियर आप लोगों को? तो बस अब मान लेते हैं मैंने यहाँ पर एक सबसेट बनाया जिसको मैं R1 नाम दे रहा हूँ, तो मैंने सिर्फ ये दो एलिमेंट पिक कर लिए 1A और 2A।
तो जो ये मैंने R1 सेट डिफाइन किया है, क्लियरली R1 जो है वो सबसेट है A क्रॉस B का, A क्रॉस B सुपर सेट है R1 का। सबसेट वाली टर्म आपको क्लियर है? नहीं क्लियर है तो मैं एक सेकंड में क्लियर करा देता हूँ सबसेट क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सबसेट बहुत सिंपल सी बात है, ऐसे कनेक्ट करो, मान लेते हैं ये एक केक है, ठीक है, ये क्या है, एक केक है। अब केक है तो जब हमारे पास किसी का बर्थडे हो तो उसको हैप्पी बर्थडे टू यू, ठीक है। चलो ये हमारे पास केक है, तो हमने ऐसे होता है ना, एक केक का पीस निकाल लेते हैं और फिर उसको हम ऐसे सर्व करते हैं। तो जो ये पीस हमने यहाँ से कट किया होता है, इसके जो फ्लेवर है वो सेम वही फ्लेवर होगा जो मेरे केक का है, इसकी जो टॉपिंग है, जो इंग्रेडिएंट है वो सेम वही होंगे। तो यानी कि हुआ क्या, मैंने यहाँ से कुछ पीस निकाल के एक नई ट्रे में रख दिया और इसी जो हमने ट्रे में रखा इसी को बोलते हैं सबसेट। तो सबसेट कैसे लिखते हैं, B इज अ सबसेट ऑफ A। अगर A में से कुछ एलिमेंट निकाल के आपने B एक नया सेट बनाया तो B को बोलते हैं B इज अ सबसेट ऑफ A। क्योंकि जो B के अंदर एलिमेंट आए ना बच्चे, वो कहाँ से आए, वो सारे के सारे हमने A से ही तो निकाले हैं। ये पीस हमने कहाँ से निकाला है, इस A से ही तो निकाला है, बड़े वाले केक से। बस अब A को क्या बोलते हैं, A को सुपर सेट ऑफ B बोलते हैं। A इज द सुपर सेट ऑफ B, क्योंकि A बड़ा सेट था, तो जो बड़े वाला केक था इसको क्या बोलेंगे, इस छोटे वाले पीस का, ये इसका सुपर सेट है क्योंकि ये इसी में से निकला है, ठीक है। तो बस इसी तरह से हमने यहाँ से दो एलिमेंट पिक करके 1A और 2A करके ये एक अपना छोटा सा पीस निकाल लिया। तो देखो क्लियर बात है, R1 सबसेट है A क्रॉस B का, तो R1 जो है वो एक रिलेशन है फ्रॉम A टू B। R1 क्या है, R1 एक रिलेशन है फ्रॉम A टू B। सो R1 इज अ रिलेशन फ्रॉम A टू B। अब चलो मान लेते हैं कुछ और सबसेट हम इसके बनाते हैं, मैं इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ। यहाँ पे हम कलर चेंज करते हैं ताकि हम R2 डिफाइन करें। अब हमने मान लेते हैं यहाँ से R2 लिया, ठीक है। अब R2 मैंने एक सेट बनाया जिसमें मैंने एलिमेंट ले लिए 1B 2A 3B और हमने एक ले लेते हैं 1A, और एक हम एग्जांपल लेते हैं R3। R3 में हम एलिमेंट ले लेते हैं 1B और 2A या 2B ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो R2 जो है हमें चेक करना है कि आइदर R2 इज अ रिलेशन और नॉट, है ना, हमें चेक करना है वेदर R2 इज अ रिलेशन और नॉट। तो अब R2 को चेक करना है, तो बेसिकली अगर R2 A कार्टेशियन प्रोडक्ट B का सबसेट हुआ तो हम कह देंगे ये एक रिलेशन है, अगर सबसेट नहीं हुआ तो हम कह देंगे रिलेशन नहीं है ना। रियल लाइफ में भी रिलेशंस होते हैं, तो बस वहीं से हम कनेक्शन ढूंढ रहे हैं। तो हमने कहा एक 1, B मेन सेट में प्रेजेंट है 2, A प्रेजेंट है 3, B प्रेजेंट है 1, A प्रेजेंट है। तो क्लियरली हमें दिख रहा है कि R2 जो है वो क्लियरली A कार्टेशियन प्रोडक्ट B का सबसेट है, और हमने कहा था एनी सबसेट ऑफ A क्रॉस B इज अ रिलेशन। तो अब ये इसका सबसेट है, तो R2 भी क्या हो जाएगा, एक रिलेशन हो जाएगा फ्रॉम A टू B। अब आप लोग मुझे बताओ R3 होगा, हाँ वही वही जो सोफे पे बैठ कर पढ़ रहे हो तुम, हाँ हाँ बहुत अच्छे, जो तुम्हें सोफे पर लेट कर पढ़ रहे हो, तुम ही बताओ मुझे कि R2 इसका रिलेशन होगा कि नहीं होगा। R2 तो सॉरी चेक कर लिया, R3 होगा या नहीं होगा, बताओ बताओ। हाँ बिल्कुल सही आंसर दिया तुमने कि R3 इसका रिलेशन नहीं होगा। अब आप लोग सोचोगे कि आपको कैसे पता लगा भैया उसने सही आंसर दिया। देखो मैथ्स में एक कंडीशन होती है वॉइड सिचुएशन, जब हमारे पास डेटा ही पूरा नहीं हो, इम्प्लाई करने के लिए अभी हम रिलेशन में सीखेंगे, तो उस कंडीशन में हम मान कर चलते हैं जब 12th में पढ़ते हैं कि ठीक है वॉइड सिचुएशन है हायर मैथमेटिक्स में भी, कि हमारे पास डेटा ही नहीं है, A इम्प्लाइज टू B, अब A ही नहीं है तो B का क्या करेंगे। तो अब आप लोग वहां पे मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ, तो मैं इतना तो मान ही सकता हूँ ना कि जो फोकस के साथ पढ़ रहा होगा उसने सही आंसर दिया होगा। चलो बहुत बढ़िया बच्चे। तो R3 में जो ये एक इम्पोस्टर यहाँ पे मौजूद था, इसको पकड़ लो, आ जाओ देखो, ये जो A,1 है, ये A,1 आपके A क्रॉस B में प्रेजेंट नहीं है। और अगर A,1, हाँ अब क्लियर है ना, 1, A A,1 से अलग होता है, ये सबसे पहले इसलिए मैंने कहा था ऑर्डर्ड पेयर जानना जरूरी है। अब A,1 A क्रॉस B में मौजूद ही नहीं है, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि R3 इज नॉट अ, क्या कहेंगे, R3 इज नॉट अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। और अगर R3 A क्रॉस B का सबसेट ही नहीं है तो R3 एक रिलेशन भी नहीं है, तो R3 इज नॉट अ रिलेशन। क्लियर हुआ रिलेशन, ठीक है। अब ये है कि समझ में आई, ऑर्डर्ड पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट, रिलेशन। रिलेशन के जस्ट बाद अगर हमें रिलेशन समझ में आ गया तो बस हम एक स्टेप दूर हैं फंक्शन समझने से।
बट उसको कवर करेंगे फंक्शन के लेक्चर में, वहां पे भी मैं आप लोगों को रिकॉल कराता चलूंगा, बेफिक्र रहो। चलो अब हमारे पास एग्जांपल आया, एग्जांपल में उसने हमसे कहा लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 b इज इक्वल टू a कोमा b। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट भी इसने डिफाइन किया 1a 1b 2a 2b 3a 3b। हमसे पूछा एक आर देकर कि चेक करो आर एक रिलेशन है या नहीं है। तो हमने रीजनिंग दी सिंस आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, और ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट एक रिलेशन होता है, तो वही 1 कोमा ए 2 कोमा बी, ये देखो आपका 1 कोमा ए, ये आपका 2 कोमा बी। तो आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, तो हम कहेंगे इट इज अ वैलिड रिलेशन। जैसे एक एग्जांपल हम और लें, अच्छा अगर किसी सेट में m एलिमेंट है तो उसके कितने टोटल सबसेट होते हैं, ये हमने सेट में पढ़ा होगा। टोटल सबसेट ऑफ ए कितने पॉसिबल हैं, बताओ बताओ। हाँ 2 की पावर m, कितने प्रेजेंट है 2 की पावर m। तो जैसे यहाँ पर a क्रॉस b एक सेट है, मान लो मैं इसको एक नया नाम s देता हूँ, तो s के अंदर कितने एलिमेंट प्रेजेंट है 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट प्रेजेंट है। तो s के यानी कि a कार्टेशियन प्रोडक्ट के कितने सबसेट पॉसिबल है, a कार्टेशियन प्रोडक्ट के 2 की पावर 6 यानी कि 64 सबसेट पॉसिबल है। ठीक है, तो बस तो यहाँ पर जैसे हमने a को रिलेशन लिया, मैं एक R1 करके रिलेशन डिफाइन करता हूँ जिसमें मैं 1b ले लेता हूँ और 3b ले लेता हूँ और मान लेते हैं 2a ले लेता हूँ। अब मैं आप लोगों से पूछूं कि आप लोग मुझे बताओ कि ये जो है आपका R1 ये एक रिलेशन है a to b या नहीं है। तो आप जाओगे सीधा दौड़ के देखोगे कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट सबसेट है, 1b भी है 3b भी है 2a भी है, तो हम कहेंगे क्योंकि R1 जो है वो सबसेट है a क्रॉस b का, सो R1 एक रिलेशन है, खत्म, इतनी सी बात है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशन। देखो जैसे हमने सेट पढ़ा था, तो सेट जब हमने पढ़ा था सेट की भी दो हमने फॉर्म पढ़ी थी रिप्रेजेंट करने की, एक रोस्टर फॉर्म एक सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या थी, कर्ली ब्रेसेस के बीच में ईच एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट करके लिखते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म क्या थी कि हम लिखते हैं a इज इक्वल टू एक्स सच दैट वट एवर द एक्स इज होल्डिंग द प्रॉपर्टी। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं, जो भी उनके बीच की प्रॉपर्टी होती है जो वो होल्ड कर रहा है बस उसी को पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास वहीं से रिलेट करेंगे हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। तो सबसे पहले आया रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में कैसे दिखाते हैं किसी रिलेशन को, इन दिस फॉर्म अ रिलेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर बिलोंगिंग टू आर। तो जो हम अभी तक लिखते आ रहे थे कि ये जो ये है ये रोस्टर फॉर्म ही है। देखो सेट से भी रिलेट करो, सेट में भी यही था, कोमा से सेपरेट करते थे, ईच एलिमेंट लिखते थे। अब यहाँ पर एलिमेंट किस तरह का है, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म का है, तो इसलिए एलिमेंट ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो यही है हमारी रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म क्या होती है, जैसे कोई भी मैं एग्जांपल लूं, मैंने एक रिलेशन लिखा r इज इक्वल टू 1a 2a 3a, मान लेते हैं कोई मैं एक जनरल एग्जांपल ले आऊं 4b। ठीक है, तो ये जो मैंने लिखा है ये रोस्टर फॉर्म में लिखा है, क्योंकि यहाँ पर मैंने सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर बिलोंगिंग टू आर, ये सारे के सारे में किसी ना किसी रिलेशन के थ्रू एसोसिएट होंगे, और जो इस रिलेशन के थ्रू जुड़े हैं उन सारे एलिमेंट को मैंने लिख दिया, तो ये होता है मेरा रोस्टर फॉर्म। अच्छा एक चीज और है, जैसे रिलेशन हमने पढ़ा यहाँ पे है ना बच्चे, हमने रिलेशन पढ़ा यहाँ पे कि a क्रॉस b का एनी सबसेट होगा। अब जगह हम यहाँ पर इसको लिखे जैसे 1 कोमा a था हमारा, तो ये 1 कोमा a कहने का मतलब क्या है कि अगर ये 1 कोमा a रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब होता है 1 इज रिलेटेड टू a, क्योंकि अब रिलेशन की बात चल रही है, तो रिलेशन में इसको बोलते हैं 1 इज रिलेटेड टू a। अब r दिखाता है वट एवर द रिलेशन, जो भी आपका रिलेशन हो वही यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलो जैसे यहाँ पर हमने लिखा 1 कोमा ए 2 कोमा ए 3 कोमा ए 4 कोमा बी, अब 4 कोमा बी रिलेशन में है, तो इस ऑर्डर पेयर का मतलब होता है, अगर हम इस ऑर्डर पेयर का मतलब समझे 4 कोमा बी का, इसका मतलब है कि 4 इज रिलेटेड टू बी, जो आपका 4 है ना वो बी से रिलेटेड है, तो लिखने का तरीका होता है 4 इज रिलेटेड टू बी। अब रिलेशन क्या है, आर डिफाइन करता है जो भी रिलेशन, जिस भी रिलेशन के थ्रू वो आपस में जुड़े हुए हैं आर वो रिलेशन होता है। अभी हम एग्जाम्पल के थ्रू और समझेंगे, आपको और क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है बच्चे, चलो जैसे हमारे पास एग्जांपल आया, इफ R is a relation from a set A to a set B such that as the second element are square of first element। अब इसकी हमें क्या लिखनी है, रोस्टर फॉर्म लिखनी है। बताओ कैसे लिखें इसकी रोस्टर फॉर्म, सोचो।
सबसे पहले उसने क्या कहा, उसने हमें सेट ए दिया, सेट ए के अंदर 1 2 3 4 5 है, और एक हमें सेट बी दिया, उसके अंदर 1 से लेके 30 तक है। रिलेशन डिफाइन है, आज जो डिफाइन है वो डिफाइन है फ्रॉम ए टू बी। रिलेशन कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है बच्चे, ए से बी तक हमारा डिफाइन है। अब रिलेशन है क्या, अगर मैं यहाँ पर लिखूं तो रिलेशन में ए कोमा बी इस तरह का एलिमेंट है। अब रिलेशन क्या है, रिलेशन है सेकंड एलिमेंट आर द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। तो देखो सेकंड एलिमेंट यानी कि बी, दिस इज इक्वल टू, बी क्या है, दिस इज द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, तो फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर है। ठीक है, अब ढूंढो ऐसे क्या ऑर्डर पे आएंगे, तो ये हमने यहाँ पे रिलेशन लिया। अब उसने हमसे कहा सेकंड एलिमेंट जो है वो फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर है, तो ये 1,1 ऑर्डर पे आ जाएगा। देखो सेकंड एलिमेंट जो है फर्स्ट एलिमेंट का क्या है, स्क्वायर है। उसके बाद 2,4, रिलेशन ए टू बी डिफाइन है, तो ए 2 कहाँ से आया है, ए से आया है, 4 कहाँ से आया, बी से आया, दोनों में बिलोंग करता है। कंडीशन है कि सेकंड एलिमेंट इज द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। अगला एलिमेंट क्या आएगा, बहुत बढ़िया, 3,9। अगला क्या आएगा, 4,16। उसके बाद 5 तक जाना है, तो अगला क्या आएगा, 5,25। अब जो ये ऑर्डर पेयर के पहले पहले एलिमेंट है, ये सेट ए से आए हैं, सेकंड एलिमेंट है सेट बी से आए हैं। तो रिलेशन क्या था, रिलेशन था सेकंड एलिमेंट आर द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। तो देखो सेकंड एलिमेंट फर्स्ट का स्क्वायर है, सेकंड एलिमेंट फर्स्ट का स्क्वायर है, सेकंड एलिमेंट फर्स्ट का स्क्वायर है। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया, जो ये हमने इस फॉर्म में अपने रिलेशन को लिखा, तो जितने भी एलिमेंट रिलेटेड थे, देखो अब आप समझ पा रहे होंगे ना, 5 इज रिलेटेड टू 25, जहाँ पे रिलेशन क्या है जो हमने अभी देखा कि सेकंड एलिमेंट आर द स्क्वायर फर्स्ट एलिमेंट, तो यही तरीका होता है। अब मान लेते हैं जैसे इस सेट को, अगर मैं जो सेट बी है, अगर मान लेते हैं मैं यहाँ पर सेट बी को सिर्फ 1 से लेके 2 3 से लेके और 20 तक कर देता हूँ। अगर मान लेते हैं मैंने उसको 30 की जगह 20 तक कर दिया, तो क्या चेंज आएगा बच्चे, सोचो सोचो सोचो, क्या चेंज आएगा, सेम रहेगा, नहीं सेम नहीं रहेगा। चलो कलर चेंज करते हैं, समझते हैं कहाँ गड़बड़ थी अगर चेंज नहीं रहेगा। देखो अब सेट बी जो है 1 से लेके 20 तक गया, तो जो ये लास्ट वाला एलिमेंट था ना बच्चे 5,25, ये आपके रिलेशन में बिलोंग ही नहीं करेगा, क्योंकि इसका सेकंड एलिमेंट जो है वो सेकंड सेट से आना है, और सेकंड सेट के पास 1 से लेके 20 तक के एलिमेंट है, तो ये 25 वाला एलिमेंट आ ही नहीं पाएगा। तो ये 5,25 आपके रिलेशन में नहीं आएगा। तो उस केस में अगर ए और बी यहाँ तक है, तो रिलेशनशिप यहीं पे खत्म हो जाएगा, 1124 39 और 416। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ऐसा नहीं है सिर्फ आपको सबके लिख देने, ये भी देखते चलना है कि सेकंड एलिमेंट अगर सेकंड सेट से है तो वो सेट के अंदर हो भी। अगर मैं यहाँ पर 525 लिख दूं, तो फर्स्ट एलिमेंट 5 से है, तो फर्स्ट एलिमेंट तो है, लेकिन सेकंड एलिमेंट जो 25 है वो बी में मौजूद ही नहीं होगा, तो इसलिए उस पेयर को हटा देंगे। क्लियर, चलो बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म पे। अब आप सब लोग समझ गए होंगे रोस्टर फॉर्म में अगर हम सारे एलिमेंट को लिखते हैं, रिलेशन को लिखते हैं, तो रोस्टर फॉर्म में क्या करेंगे, जैसे इसी की रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगी जो हमें यहाँ पे गिवन है। मान लो ये हमें गिवन होती सेट बिल्डर फॉर्म, कहता रोस्टर लिखो, तो ये इसकी रोस्टर हो जाएगी कि आर के अंदर वो सारे ऑर्डर पे है सच दैट सेकंड एलिमेंट इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। तो ए को 2 डालोगे तो B4, 3 डालोगे तो B9, 4 डालोगे तो 16, 5 डालोगे तो 25। देखो यही उसने कहा होगा, इन दिस फॉर्म द रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज रिप्रेजेंटेड एज x, y। ऑर्डर पे प्रेजेंट है, जहां पर पहला एलिमेंट पहले सेट से है क्योंकि रिलेशन ए से बी डिफाइन है, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से है, देन द रूल विच एसोसिएट x एंड y, वो वाला रूल जिससे x और y एसोसिएट है, वो वाला रूल जिससे x और y आपस में रिलेटेड है, वो वाला रूल जिससे x और y एक दूसरे के साथ मैप कर रहे हैं। तो यही हमारे पास होती है सेट बिल्डर फॉर्म। तो जो पिछले वाला हमने एग्जांपल लिया था, अगर हम उसकी सेट बिल्डर फॉर्म लिखें तो उसकी सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगी ए कोमा बी सच दैट, अभी किस तरह से एसोसिएटेड थे कि सेकंड एलिमेंट जो था स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, तो यहाँ से हमारे पास आ गया बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। चलो अब एक देखते हैं एरो डायग्राम कि हम एरो डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो एरो डायग्राम बहुत सिंपल है, जैसा हमने सेट में भी देखा था, ये हो जाएगा सेट ए, ये हो जाएगा बी। अब हमारे पास रिलेशन गिवन है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं पहले ए सेट में 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, और सेट बी में हमारे पास ए बी सी डी और ई ये एलिमेंट है।
अब उसने कहा डिफाइन रिलेशन, रिलेशन कैसे डिफाइन है, 1A 2B 3C 4A 5D। तो देखो 1A से रिलेटेड है तो 1 को A के साथ मैप करा दो, 2B के साथ है 2 को B के साथ करा दो, 3C के साथ है 3 को C के साथ करा दो, 4A के साथ है 4 को A के साथ करा दो, 5D के साथ है 5 को D के साथ करा दो। बस बना दिया हमने एरो डायग्राम अपने रिलेशन का। इसी तरह से अगर पिछले एग्जांपल में देखें तो अगर हम यहाँ पे एरो डायग्राम बनाए तो 1 2 3 4 5, 1 1 पे मैप हो जाएगा इधर, 2 4 पे, 3 9 पे, 4 16 पे और 5 25 पे। ठीक है, क्लियर? चलो बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन, कि भाई डोमेन और रेंज क्या होती है किसी रिलेशन की।